नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, ये चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप सभी लोग इस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में चैप्टर नंबर 3 ऐसे डाल लेंगे। आप काले पेन से या फिर आप काले स्केच से डालेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग इस चैप्टर की थ्योरी को समझ लेते हैं, ताकि आपके मन में आपका कोई भी डाउट हो तो वो सारे डाउट आप पे क्लियर हो जाएं। बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज क्या होता है? तो बच्चों, बहुभुज को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसकी लिखनी होगी। रेखाखंडों, आप सभी लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, रेखाखंडों रेखाखंडों से रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। तो बच्चों, आप सभी लोग ये डेफिनेशन को लिख लेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। अब बच्चों, यहाँ पर आप समझेंगे कि आखिरकार बहुभुज क्या होता है। जैसे कि बच्चों, यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम बनाया, आप भी अपने फेयर कॉपी में ऐसे ही बनाएंगे। जैसा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वैसा आप भी लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बहुभुज बनाया और यहाँ पर आपका जो क्या लिखा है, सरल बंद वक्र। क्या लिखा है? सरल बंद वक्र। मतलब कि सिंपल भी होना चाहिए और वो पूर्णतः रूप से बंद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बंद भी है और सिंपल भी है, तो ये आपका बहुभुज हो जाएगा। ये आपका बहुभुज हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें ये वाला डायग्राम, तो आपने कहा सर ये यहाँ से तो बंद है, लेकिन यहाँ से आपका ये डायग्राम खुला हुआ है जो कि बंद नहीं है, तो ये हमारे ख्याल से आपका बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुभुज नहीं होगा। अगर जैसे हम ये वाला डायग्राम बनाए, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया, तो ये देखो पूर्णतः रूप से बंद भी है और आपका सिंपल भी है, तो ये आपका बहुभुज हो जाएगा। तो अब शायद आप समझ चुके होंगे। जैसे कि बच्चों, आप बताओ ये आपका बहुभुज है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप बताइए बहुभुज है या नहीं। तो आपने कहा सर ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि आपका ये सिंपल नहीं है और यहाँ पर ये बंद भी नहीं है। अगर ये चारों तरफ से बंद होता तो हमारा ये बहुभुज हो जाता, जो कि यहाँ पर है नहीं, तो ये बच्चों हमारा बहुभुज नहीं होगा। अगर जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल लें, तो ये आपका बताओ बहुभुज है, तो आपने कहा सर ये भी हमारा बहुभुज नहीं है। अब जैसे अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, आपसे कहें कि ये बताओ बहुभुज है या नहीं, तो आपने कहा सर ये वाला हमारा बहुभुज है, क्योंकि सर ये पूर्णतः रूप से बंद है। तो आप हमारे ख्याल से आप बहुभुज की परिभाषा को समझ चुके होंगे कि बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर ये सारे डायग्राम्स बनाएंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि बहुभुज क्या होता है। बहुभुज मतलब होता है रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, बहुभुज कहलाता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक पहले नोट करेंगे कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में अच्छे प्रकार से नोट करेंगे। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर उसको नोट करते रहा करो, फिर वीडियो को ओपन करो, फिर देख लिया करो, फिर इसे नोट कर लिया करो। तो आपका टाइम भी बचता रहेगा और आपको चीज़ें भी समझ में आती रहेंगी। जब बच्चों मैं आपको लिखाऊंगा तब आपको नोट नहीं करना है, मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कई सारे बच्चे पूछेंगे कि आखिरकार बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों बहुभुज बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा, फिर आपने चतुर्भुज पढ़ा होगा, फिर आपने पंचभुज पढ़ा होगा, पंचभुज। ठीक है, फिर आपने पंचभुज भी पढ़ा होगा। फिर इसके बाद आपने षष्ठभुज भी सुना होगा, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, वो आपका क्या कहलाता है? षष्ठभुज कहलाता है। फिर आपका सप्तभुज, सप्तभुज मतलब होता है जिसकी 7 भुजाएं होती हैं। इसके बाद आपका अष्टभुज भी होता है, अष्टभुज क्या होता है? अष्टभुज।
ऐसे आपके कई सारे हो सकते हैं, इसमें आपका कोई भी दोहराई नहीं है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, इधरी साइड आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डालना है। अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट डालेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी बहुभुज किसी भी बहुभुज के के अंतः अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल आपको हमेशा ध्यान रखना है। योगफल जो होता है आपका n-2 गुणे में 180 और जहाँ n क्या होता है, n मतलब होता है भुजाओं की संख्या। क्या होती है? भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब मतलब कि आपको शायद ही ना समझ में आया तो यहाँ पर आप समझेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने ये पंचभुज बनाया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पंचभुज बनाया। अब मैंने आपसे कहा कि आप इसके अंतः कोणों का योगफल बताओ कि कितना होता है, इसके सभी कोणों का योगफल कितना होता है। तो आपको करना क्या है, आपको बस यही वाला लगाना है फार्मूला, n-2 मल्टीप्लाई में 180। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका पंचभुज है, तो पंचभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, तो आपने कहा सर पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, -2 करेंगे, इसके बाद गुणे में 180 करेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 3, गुणे में करेंगे 180 तो आपका हो जाएगा 18। 3 आपका होता है 54, यानी कि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल आपका 540 होता है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि ये मत करवाओ, डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाओ। तो फिर से एक्सरसाइज जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर मुझे आपको चीज़ समझानी पड़ेंगी। तो पहले आप इसको समझ लो, बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके और इसको ईमानदारी के साथ अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, जो बच्चे अच्छे नोट्स बनाएंगे वो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि नोट्स अच्छे बने होंगे तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। अब बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट डालेंगे विकर्ण। क्या डालेंगे? आखिरकार विकर्ण क्या होता है? कई सारे बच्चे सोचते हैं कि विकर्ण क्या होता है। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर लिखेंगे किसी, सबसे पहले परिभाषा को लिखेंगे, किसी बहुभुज का विकर्ण, किसी बहुभुज का विकर्ण किन्हीं दो शीर्षों, ब्रैकेट में आप सभी बच्चे लिखेंगे आसन्न शीर्षों। क्या लिखेंगे? आसन्न शीर्षों को छोड़कर, आसन्न शीर्षों को छोड़कर, ये भी बात लिखेंगे, आसन्न शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। पहले आप सभी बच्चे इसकी डेफिनेशन को लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और डेफिनेशन को लिख लेंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको अच्छे प्रकार से लिख लेंगे। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे कि जैसे कि आपका ये कोई बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज, ठीक है, ये आपका कोई बहुभुज है, उसमें बोला गया कोई आपको 2 शीर्ष जोड़ने, लेकिन आसन्न शीर्ष को छोड़ देना। आसन्न का मतलब होता है जैसे कि आपका शीर्ष है तो इसका आसन्न शीर्ष ये होगा, तो इसको आपको छोड़ना है, इसके सामने वाले शीर्ष को आपको मिलाना है। इसका आसन्न शीर्ष ये होगा तो इसको छोड़कर आपको इसे मिलाना है।
तो बच्चों इसमें आपके विकर्ण कितने हो गए? तो आपने कहा सर इसमें जो विकर्ण हो जाएंगे वो हमारे 2 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं? 2 विकर्ण हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे कि आपका ये रहा, फिर आपका मैंने जैसे कि ये मैंने आपकी आकृति बनाई, तो मैंने कहा इसमें विकर्ण कितने होंगे? तो आपने कहा सर पहले तो एक ये हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, कितने? 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएगा, कितना? 3 हो जाएंगे, 3, ठीक है। फिर 3 के बाद ये आपका 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर आपका ये 5 हो जाएगा। तो कितने विकर्ण हो जाएंगे? इसमें आपके 5 विकर्ण हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको इसमें कितने विकर्ण पूरे फिर से काउंट करो, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, ठीक है। और ये आपका 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ये आपका 5 विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, आप विकर्ण को निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको आसन्न शीर्ष को छोड़ देना है, बाकी आप विकर्ण को निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस आकृति में आपके कितने विकर्ण हैं। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये जो आपकी आकृति है इसमें आपके कितने विकर्ण हैं। जैसे कि ये आपका 1 विकर्ण हो गया, ये आपका 2 विकर्ण हो गया ना, 2 हो गए, ये आपका 3 हो गया, ये आपके 4 हो गया, कि 5 हो गया। तो ऐसे आप काउंट करो सही तरीके से कि इसमें आपके कितने विकर्ण हैं। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। काफ़ी आसान है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इजी है कि आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोग हेडिंग डालेंगे, आप सही बच्चे, उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल बहुभुज, उत्तल और अवतल बहुभुज, इसे भी आप सभी लोग डालेंगे, उत्तल और अवतल बहुभुज। इंग्लिश में भी डाल लेंगे कॉन्वेक्स, क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, क्या लिखेंगे? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। आप सही बच्चों इसको अच्छे प्रकार से डाल लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आपको इसकी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको वही चीज़ें याद करनी है जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जिसके सभी विकर्ण आकृति के अंदर हों, जिसके, यहाँ पर आपको लिख लेना है, जिसके सभी विकर्ण, जिसके सभी जो विकर्ण हैं वो आकृति के अंदर होने चाहिए। मतलब कि जो भी आपकी आकृति हो, आकृति के अंदर होना चाहिए, आकृति के अंदर हो। और अवतल का मतलब होता है, अवतल बहुभुज का मतलब होता है जिसके जो विकर्ण हैं वो आपके आकृति के, कोई भी विकर्ण हो वो आपका बाहर हो, कोई भी एक विकर्ण हो बाहर हो, कोई विकर्ण बाहर हो, कोई भी जो आपका विकर्ण है वो कैसा हो? आकृति से बाहर हो। कैसा हो? मतलब उसे बाहर होना चाहिए, बाहर हो। ये आपको लिखना है, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी, 100% आएंगी। अब जैसे कि बच्चों मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये आपको एक डायग्राम बनाया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दिया। अब मैंने यहाँ पर आपसे पूछा बताओ ये उत्तल है, उत्तल बहुभुज है कि अवतल बहुभुज? तो आपने कहा सर विकर्ण खींचते हैं, तो आपने कहा 1 विकर्ण ये हो जाएगा, 1 2 विकर्ण ये हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 के बाद आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर ऐसे आपको ये 8 हो जाएगा, फिर आपका ये 9 हो जाएगा। मतलब आपने जितने भी विकर्ण खींचे हैं वो सारे के सारे आपके जो विकर्ण हैं आकृति के अंदर ही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपका जो बहुभुज था ये आपका उत्तल बहुभुज था। मतलब क्या था? उत्तल बहुभुज था। क्या था? उत्तल बहुभुज था, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला डायग्राम बताओ, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे ये वाला मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने आपसे कहा बताओ ये उत्तल है कि अवतल है? तो आपने कहा सर अगर मैं इसके विकर्ण खींचूंगा तो इसके सारे विकर्ण देखो अंदर आएंगे, तो इसका मतलब सर ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। कैसा हो जाएगा? उत्तल
बहुभुज। कैसा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। कैसा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अगर जैसे हम इसे देखेंगे तो आपने कहा सर ए भी हमारा उत्तल बहुभुज। कैसा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज। कैसा हो जाएगा? उत्तल बहुभुज हो जाएगा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर कोई भी आप देख लें, ये वाला अगर हम चेक करते हैं, षष्ठभुज को अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, तो आप जब इसमें आप विकर्ण बनाएंगे तो इसके भी विकर्ण आपके अंदर ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये आपका उत्तल बहुभुज है। कैसा है? उत्तल बहुभुज। कैसा है? उत्तल बहुभुज है। अब जगह से बच्चों अगर हम क्या करें, एक मैंने ये वाला आपको डायग्राम बना के दिया, ये वाला डायग्राम बना के दिया, तो आप देखेंगे इसके जो विकर्ण, एक तो अंदर विकर्ण खिंच जाएगा, लेकिन एक विकर्ण आपका कहाँ पे जाएगा? बाहर आपका विकर्ण रहेगा। कहाँ पे रहेगा? बाहर आपका विकर्ण रहेगा। तो इसका मतलब ये आपका अवतल बहुभुज। कैसा है? अवतल बहुभुज। कैसा है? अवतल बहुभुज। कैसा है? अवतल बहुभुज। कैसा है? अवतल बहुभुज। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको ये वाला आकृति बना के दे दिया, फिर मैंने आपसे पूछा बताओ कैसा है, तो आपने कहा सर ये यहाँ पर विकर्ण, एक विकर्ण इसका यहाँ पे आएगा, एक विकर्ण इसका यहाँ पर आएगा, और मतलब कि कोई एक विकर्ण अगर आपका बाहर चला गया तो इसका मतलब ये है कि आपका वो बहुभुज होगा। वो कैसा होगा? आपका अवतल बहुभुज। कैसा होगा? आपका अवतल बहुभुज होगा। कैसा होगा? अवतल बहुभुज होगा। कैसा होगा? अवतल बहुभुज होगा। जैसे कि एक और आप चित्र देख लो, जैसे कि मैंने ये आपको यहाँ पर डायग्राम बनाया, फिर मैंने आपसे पूछा बताओ कैसा है, तो आपने कहा सर इसका एक विकर्ण यहाँ पर बाहर खींचेगा, तो इसका मतलब है ये हमारा कैसा हुआ? अवतल बहुभुज। कैसा हुआ? अवतल बहुभुज। कैसा हुआ? अवतल बहुभुज। तो अब हमारे ख्याल से आपको ये उत्तल अवतल बहुभुज आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करो और इसे अच्छे प्रकार से नोट डाउन कर लो। जैसे कि ये वाला आपका डायग्राम है, अगर आप इसके विकर्ण मिलाओगे तो आप इसके विकर्ण यहाँ पर मिलेंगे, इसके विकर्ण यहाँ पर मिलेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अवतल बहुभुज हो जाएगा। साफ साफ आपका डेफिनेशन लिखा है कि कोई विकर्ण आपका बाहर चला गया तो इसका मतलब वो अवतल हो गया। अगर सारे के सारे विकर्ण आपके आकृति के अंदर ही स्थित हैं तो वो आपका उत्तल बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे वीडियो को पॉज करो और अच्छे प्रकार से यहाँ से नोट डाउन करना चालू करो। ठीक है, यहाँ से अच्छे प्रकार से नोट करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप उसको अच्छे प्रकार से नोट करते रहा करो। ठीक है, ताकि आपके नोट्स भी अच्छे बन सकें। नोट्स अच्छे बनेंगे तभी आपसे अच्छी पढ़ाई भी होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से नोट कर लो। तो बच्चों अब आप सभी लोग नेक्स्ट पेज से नई हेडिंग डालेंगे। आप सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे सम और विषम बहुभुज। क्या हेडिंग डालेंगे? सम और विषम बहुभुज। ये आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे सम और विषम बहुभुज। आप सभी बच्चे नए पेज से, या अगर आपके पास यहीं पर जगह है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नए पेज से जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आपका सम बहुभुज क्या होता है। सम बहुभुज क्या पूछेंगे? सम बहुभुज। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सम बहुभुज में ध्यान रखेंगे, आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे। सम बहुभुज में आपको पता होना चाहिए कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती। कैसी होती है? सभी जो आपकी भुजाएं होती हैं, जितनी भी आपकी भुजाएं होती हैं, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सभी कोणों की जो माप हो समान हो। सभी कोणों की जो माप है कैसी हो? समान हो। सभी कोणों की माप समान हो। कैसी हो? समान हो। ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सभी कोणों की जो माप समान होने का मतलब है कि वो समकोणिक हो। कैसे हो? समकोणिक। ये भी आप ध्यान रखना है, कई बार आपके एग्जाम में समकोणिक शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा।
तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप कह सकते हैं सभी कोण आपके समकोणिक हो, या आप ये भी कह सकते हैं सभी कोणों की माप समान हो। जैसे कि अगर हम बात करें समबाहुभुज की बात करें, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझना है। जैसे कि पहला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में आपका प्रत्येक एंगल कितने एंगल को होता है? तो आपने कहा सर समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपका 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। और उसमें आपकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। अब अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग की, तो बच्चों वर्ग में सभी भुजाएं कैसी होती हैं? सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण बच्चों आपका 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो ये भी आपका समबाहुभुज कहलाएगा। अगर बच्चों हम लोग समपंचभुज की बात कर लें, किसकी बात कर लें? समपंचभुज। ये आपका समपंचभुज कैसा है? समपंचभुज। समपंचभुज ये आपका क्या है? समपंचभुज। तो मतलब की है कि इसमें समपंचभुज में आपके सभी कोण बराबर होते हैं। सम मीन्स क्या होता है? समान। भुज मीन्स भुजा, जिसमें सारी भुजाएं समान हो और आपके सभी कोण बराबर होंगे, तो वो आपका समबाहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहुभुज कहलाएगा। तो अब हमारे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि समबाहुभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, तो वो हमारा समबाहुभुज कहलाता है। जैसे कि आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो गया, आपका समपंचभुज हो गया, आपका समषष्ठभुज हो जाएगा, समअष्टभुज हो जाएगा। ये सारे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट डालेंगे विषम, क्या डालेंगे? विषम बहुभुज। क्या डालेंगे? विषम बहुभुज। क्या डालेंगे? विषम बहुभुज डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विषम बहुभुज क्या होता है? विषम बहुभुज होता है सभी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती। इसमें क्या होता है? सभी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। ये भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे विषम बहुभुज में ध्यान रखेंगे कि सभी कोणों की माप समान यहाँ पर नहीं होती है। सभी कोणों की माप समान नहीं होती है। ये यहाँ पर आपको विषम बहुभुज में आपको लिखना है। किसमें लिखना है? विषम बहुभुज में आपको ये 2 पॉइंट लिखने हैं और सम बहुभुज में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। तो पहले यहाँ तक आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अब जैसे बच्चों अगर हम विषम बहुभुज की बात करें, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अगर हम विषम बहुभुज की बात करें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आयत। क्या लिख सकते हैं? आयत। जैसे कि जो आपका आयत होता है, इसमें आपकी ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, लेकिन सारी भुजाएं तो बराबर नहीं होती हैं, तो ये आपका विषम बहुभुज हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपका कोण भले आपका बराबर हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका एक नियम फेल करता है तो वो आपका विषम बहुभुज ही कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम ये आपको जानते हो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि हमारा ये समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। और ये हमारा क्या था? आयत। क्या था? आयत। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कोण आपका 90 है, ये कोण की वैल्यू दूसरी है, ये कोण की वैल्यू दूसरी है, और कोई भुजा आपकी बराबर नहीं है, तो ये आपका विषम बहुभुज कहलाएगा। अब जैसे अगर हम ये आपका समपंचभुज था, अगर हम केवल और केवल आपका पंचभुज बनाए, क्या बनाए? केवल और केवल हम आपका पंचभुज बनाए। क्या बनाए? पंचभुज। ये आपका क्या है? पंचभुज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी कोणों का जो मान है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सभी कोणों का जो मान है
वो आपका अलग अलग है और सारी भुजाओं की लंबाइयाँ भी अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आपका विषम बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम बहुभुज कहलाएगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ तक अच्छे प्रकार से आप सभी बच्चे उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अच्छे प्रकार से नोट करेंगे ताकि यहाँ पर आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज से अगर आपके पास नीचे जगह हो तो नीचे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज से यहाँ पर आप लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे, नोट। ठीक है, यहाँ पर आप नोट लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः, क्या लिखेंगे? चारों अंतः कोणों का योगफल। क्या लिखेंगे? कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। मतलब कि जो भी आपका क्वाड्रिलेटर होगा, जो भी आपका चार भुजाओं वाला बहुभुज होगा, उसके कहने का मतलब है उसके जो अंतः कोण होंगे, ये जो अंदर कोण होंगे, इन कोणों का जो आपका योग होगा वो बच्चों आपका 360 होगा। कितना होगा? 360 होगा। मतलब कि अगर हम एंगल ए लिखेंगे, एंगल बी लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे, एंगल डी लिखेंगे, तो इनका जो सम है आपका 360। कितना होगा? आपका सम होगा वो 360 डिग्री हो। कितना होगा? 360 डिग्री आपका सम हो जाएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने कंप्लीट रूप से कितनी थ्योरी पढ़ी है? यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कौन होते हैं, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कैसे निकाला जा सकता है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको विकर्ण बताया कि विकर्ण क्या होता है। फिर मैंने आपको उत्तल और अवतल बहुभुज बताया कि क्या होता है। फिर आपको मैंने सम बहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि आप चतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका 360 डिग्री होता है। तो बच्चों अब हम लोग कल क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली जो आपकी है, प्रश्नावली हम लोग नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.1 हम लोग नेक्स्ट डे को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो और जीवन में इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो।